हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 और 5 एनसीईआरटी ईवीएस की संपूर्ण समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक वीडियो मैराथन क्लास है। इसमें हम लोग क्लास 4 और 5 के प्रत्येक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट समरी होगी, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ इस एक वीडियो से आपके क्लास 4 और 5 एनसीईआरटी ईवीएस की तैयारी पूरी हो जाएगी। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको नंबर पर दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 4 का पार्ट 1 है चलो स्कूल चले। इसमें स्कूल पहुंचने के साधन के बारे में बताया गया है। तो असम में स्कूल पहुंचने के लिए बांस और रस्सी से बना पुल पार कर कर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। यही लद्दाख में आपके ट्रॉली का यूज किया जाता है। सामान्य क्षेत्र में आपका सीमेंट का बना हुआ पुल रहता है। केरल में आपका वल्लम लकड़ी की छोटी नाव पर बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का यूज किया जाता है। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। यही उत्तराखंड पहाड़ियों में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। ठीक है, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते थे, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। अगला है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है कान कान में। इसमें मैं आपको प्रश्न के द्वारा आपको कराऊंगा, क्योंकि प्रश्न के द्वारा जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो भी पूरे हो जाएंगी और जो आपके आंसर है याद होते रहेंगे। तो प्रश्न है, किसके सिर पर आंखें होती है और 6 कान पंखों के से ढके होते हैं? तो ये पंछियों के होते हैं। पंछियों के जो आँख होते हैं वो सिर पर होता है और कान जो होते हैं वो पंखों से ढके होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जानवर की त्वचा पर डिजाइन होते हैं बालों के कारण होते हैं। जानवर की त्वचा पे जो डिजाइन आपको दिखते हैं वो बालों के कारण होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे अंडे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका पार्ट 3 यानी चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है नंदू हाथी। हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो इसका उत्तर है सबसे बूढ़ी मादा हाथी आपकी झुंड की सरदार होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? तो उत्तर है 14 से 15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? तो एक वयस्क हाथी आपके 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ एक दिन में खा लेता है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो हाथी अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए मिट्टी में लेटते हैं। हाथी कान का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं आपका हाथी कान का प्रयोग? तो हवा करके शरीर को ठंडा रखने के लिए। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। चलिए चैप्टर 4 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 4 का नाम है आपका अमृता की कहानी। क्वेश्चन है, अमृता कहाँ रहती थी? तो अमृता खेजाड़ी गांव में रहती थी। खेजाड़ी गांव कहाँ है? खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? तो खेजाड़ी में 300 साल पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे। खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे? तो खेजाड़ी में बिश्नोई लोग रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेजाड़ी पेड़।
नोट, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। थी नहीं है। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ठीक है। तो खेजाड़ी पेड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो इसको कीड़ा नहीं खाता है, इसकी छाल से दवा भी बनता है, जानवर इसकी पत्तियों को खाते हैं, इसके पेड़ की फलियां सब्जी के भी काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए चैप्टर 5 की ओर चलते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कहाँ रहती है? अनीता बेचाहा गांव में रहती है। बेचाहा गांव कहाँ है? बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। मधुमक्खी के अंडे मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती है। अब इसमें नोट है, छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है और रानी मक्खी बस एक ही होती है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती है। छठा पार्ट का नाम है आपका ओमना का सफर। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, ट्रेन कहाँ से चली थी? तो ट्रेन जो चली थी वो कच्छ में गांधी धाम से गुजरात, ये कच्छ में गांधी धाम से गुजरात चली थी। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो गुजरात का प्रसिद्ध खाना चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? वलसाड और अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड आपका केरल में है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट 7 और इस पार्ट 7 का नाम है खिड़की से। ये आपका पार्ट 6 जो है ओमना का सफर, इसी को आगे कंटिन्यू किया गया है इस चैप्टर में भी, और इसका नाम है खिड़की से। तो यहाँ देख सकते हैं ओमना आपका खिड़की से देख रही है, यानी ट्रेन के बाहर देख रही है। तो इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मडगांव कहाँ स्थित है? तो मडगांव गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल है? तो गोवा से केरल के रास्ते में 12 सुरंगें और 2000 पुल है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोझिकोड कहाँ स्थित है? कोझिकोड आपका मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड को और क्या कहती है? कोझिकोड को और कैलीकट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन रास्तों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। अगर गुजरात से ट्रेन निकलती है केरल तक पहुंचती है तो इसमें ये तीनों राज्य आपके पड़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कोट्टायम नगर कहाँ है? तो कोट्टायम नगर आपका केरल में है। अब यहाँ से कभी कभी आपको भाषा कौन, ये जो आपके दक्षिण भारत के जो स्टेट है उसमें बहुत सारे भाषा होती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो मलयालम भाषा जो है वो आपका केरल में बोला जाता है। कोंकणी आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में बोला जाता है। मराठी आपका महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली में बोला जाता है। गुजराती आपका गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोला जाता है। अगला चैप्टर है आपका पार्ट 8 और इसका नाम है नानी के घर तक। तो ये आपका ओमना का सफर ही है जो अभी तक नानी के घर तक चल रहा है। अब यहाँ है ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है? तो ट्रेन टिकट पर आपका ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ, डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी। ये ट्रेन का एक टिकट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। अगला क्वेश्चन है
आपका फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव है जो केरल में प्रयोग होती है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पार्ट 9 बदलते परिवार। इसमें कोई आपका इम्पोर्टेंट लाइन नहीं था, ना ही कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इस चैप्टर से। अगला है आपका हुतु तू हुतु तू। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनते हैं वो है कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो कबड्डी को आपको चेडू गुडू, हुतुतु, हाडूडू, छू कित कित या कबड्डी भी बोला जाता है। अब इस चैप्टर से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अदर टीचिंग एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, कन्नम मल्लेश्वरी के बारे में। तो कन्नम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है? तो वो आंध्र प्रदेश में रहती है। मल्लेश्वरी क्या करती है? तो भार उठाती है और वेट लिफ्टर है। ये है कर्नल मल्लेश्वरी, आप देख सकते हैं। इनके पापा क्या करते हैं? तो इनके पापा हवलदार है। अगला क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनता है, मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की आयु में वेट उठाना शुरू कर दिया था। मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती हैं? तो वो 130 किलोग्राम वेट उठा सकती है। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो इन्होंने 29 आपके मेडल जीते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कर्नल मल्लेश्वरी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अब इसके आगे नोट्स है, इनकी 4 बहनें हैं जो वो भी वेट उठाने का अभ्यास करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है? ये 3 बहनें हैं जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके मुंबई में रहती है। तो ये तीनों क्या खेलती थी? तो ये तीनों कबड्डी खेलती थी। और हीरा जो है वो कबड्डी की कोच भी बनी। तो चैप्टर नंबर 11 है आपका फुलवारी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड चमोली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुबनी क्या है? मधुबनी एक पेंटिंग है। मधुबनी आप पेंटिंग को देख भी सकते हैं, इस प्रकार की पेंटिंग आपकी मधुबनी की होती है और ये बहुत फेमस पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किससे बनती है? तो मधुबनी पेंटिंग आपके चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है? तो इस पेंटिंग में हमें मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवर आपके दर्शाए गए हैं। नोट है, इसमें नील, हल्दी, फूलों या पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग से आपका क्वेश्चन सीटेट में हमेशा पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चन मधुबनी के आपके इम्पोर्टेंट है। अगला आपका चैप्टर है, कैसे कैसे बदलते घर। गाजी खान अब कहाँ स्थित है? तो गाजी खान अब यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला आपका प्रश्न है, पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों एवं फर्श पर गोबर और मिट्टी का लेप क्यों करते थे? तो इसका उत्तर होगा आपका, क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए उसमें नीम या कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं। अगला पार्ट है 13 पहाड़ों से समुद्र तक। इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को छोड़ दिया गया है और न ही अभी तक सीटेट से इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला आपका चैप्टर है बसवा का खेत। इसमें एक ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहा था, वेलवनिका गांव कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, मंडी से लेकर घर तक। इस चैप्टर में भी आपके कोई खास पॉइंट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 16, चूचू आई चिड़िया। ये आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन।
गीजू भाई बड़े का कहाँ रहते थे? तो गीजू भाई बड़े का गुजरात में रहते थे। और गीजू भाई बड़े का ने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इंडियन रोपिंग किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देता है? तो ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देखता है। किलचड़ी का चित्र भी आप इसको देख सकते हैं, इसको इंडियन रोबिन्स भी कहा जाता है। कोयल अंडे कहाँ देती है? तो कोयल 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 अंडे अपना कोवा के घोंसले में देती है। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं। नोट में है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? तो वो चिड़िया है आपका फाख्ता। फाख्ता चिड़िया का आप फोटो भी देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में डब भी बोला जाता है। जो डब साबुन से आप नहाते हैं वो इसी चिड़िया के नाम पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो वो पुराने घरों में बनाते हैं। बसंत गोरी अंडे कहाँ देती है? तो बसंत गोरी पेड़ के तने के गहरा छेद कर कर बनाकर अपने अंडे देती है। बसंत गोरी का आप फोटो भी देख सकते हैं, वो ऐसी दिखती है। अगला प्रश्न है, कौन सी चिड़िया पत्तों की चोंच से सीखकर उसके बीच घोंसला बनाती है? तो इस चिड़िया का नाम है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया को आप देख सकते हैं। तो ये पत्तों को सी कर अपने चोंच से पत्तों को सी देती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किनारे किनारे सी दी है और उससे अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। डाली पर लटका हुआ जो घोंसला बनाते हैं वो शक्कर खेरा का आप फोटो भी देख सकते हैं। ये डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाती है। नोट है, बीबर नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। तो बीबर पक्षी देख सकते हैं, नर घोंसले बनाते हैं, मादा नहीं बनाते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका पार्ट है 17, नंदिता मुंबई में। तो नंदिता मुंबई में आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था इस चैप्टर में। चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसमें जो आपके प्रश्न बनते हैं, नालमंडा कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो भीमा संघ कहा जाता है। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया? तो भीमा संघ के बच्चों ने उठाया। चैप्टर नंबर 19 है जड़ों का जाल। इससे जो आपके प्रश्न बनते हैं, बरगद की लटकती हुई शाखाएं क्या है? तो उससे जड़ कहते हैं। जो आप बरगद का पेड़ देखते हैं उसमें से जो शाखाएं लटकी हुई रहती है वो एक्चुअली बरगद की जड़ होती है। आप इसे देख भी सकते हैं फिगर में। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ओक पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है। वो जब तक जाती है तब तक वे पानी तक पहुंच न जाए। जब पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का जो ओक है वो आप पेड़ फिगर में देख सकते हैं, ऐसे आपके दिखाई देते हैं। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा 20, मिलकर खाए। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, बीह त्योहार कहाँ और कब मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? यह चावल की फसल आने पर 14 या 15 जनवरी या फिर असम कैलेंडर के अनुसार 1 और 2 माघ को मनाया जाता है। भेला घर किससे बनता है? तो भेला घर आपके बांस से बनता है। भेला घर का फिगर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 21 है आपका खाना खिलाना। इस चैप्टर में आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए इस चैप्टर को छोड़ दिया गया। इसी तरह आपका चैप्टर 22 भी आपका दुनिया मेरे घर में भी कुछ खास आपका पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 23, पोचमपल्ली। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है?
तो मुक्तारपुर गांव आपका आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था और अब ये तेलंगाना राज्य में है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है? तो यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 24, दूर देश की बात। इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, अबू धाबी कहाँ पर है? तो अबू धाबी आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको बोलते हैं, में है। तो यूएई की राजधानी कहाँ पर है? तो यूएई की राजधानी आपका अबू धाबी में है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो अबू धाबी की मुद्रा आपका दिरहम है। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? तो वो खजूर के पेड़ होते हैं। आप फिगर में देख भी सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, चिट्टप्पन किसे कहते हैं? तो चाचा को मलयालम भाषा में चिट्टप्पन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुजम्मा किसे कहते हैं? तो चाची को कुजम्मा कहते हैं। केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ हैं? तो केरल में आपके नारियल, केला, जैकफ्रूट, पपीता और बेटल नट है। अगला क्वेश्चन है आपका, केरल के मुख्य मसाले कौन कौन से हैं? तो तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, ये सभी आपके क्या है? केरल के मुख्य मसाले हैं। अगला चैप्टर है चटपटी पहेलियां। चटपटी पहेलियां में आपके कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अगला आपका है चैप्टर 26, फौजी वहीदा। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म कौन है? तो वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था वो है वहीदा प्रिज्म। वहीदा प्रिज्म का आप फिगर भी देख सकते हैं। वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? तो वहीदा प्रिज्म आपके थाना मंडी गांव से है। और थाना मंडी गांव कहाँ पर है? तो वो जम्मू कश्मीर के रजौली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, परेड के कितने निर्देश या कमांड होते हैं? तो आपके 36 कमांड या निर्देश होते हैं। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 27, कोशिश हुई कामयाब। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूती बोलते हैं। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? तो भूती भाषा में माँ को अमले बोलते हैं। भूती भाषा में पिता को क्या कहते हैं? तो उसको अबले बोलते हैं। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती है? जब चींटी आगे चलती है तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे बाकी चींटियों को रास्ते का पता लगे। तो चींटियाँ लाइन में इसलिए चलती है क्योंकि जो आगे की चींटियाँ होती है वो गंध छोड़ती जाती है और उन्हीं को गंध को पहचान कर आपकी बाकी चींटियाँ उनके पीछे पीछे चलती रहती है। अगला आपका प्रश्न है, कौन सा कीड़ा कई किमी यानी किलोमीटर से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे? तो रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है, वो भी गंध से। मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? तो मच्छर मनुष्य को गंध से या फिर तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से पहचानते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं? इसका सही जवाब है आपका मल मूत्र से। चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है? इसका जो उत्तर होगा, चिड़ियों की आंखों की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वो वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी तरह गर्दन घुमानी पड़ती है। नोट में है, चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आंखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य से 4 गुना तेज देखने वाले पक्षी कौन से हैं? तो बाज, चील और चमगादड़ है। नोट में है, ज्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते हैं,
दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला सफेद में देख पाते हैं, जैसे उल्लू। सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं। कुछ पक्षी जानवर अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे खुशी में या भय के समय, विभिन्न आवाजें निकालते हैं, जैसे लंगूर, बाघ, चीता इत्यादि। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? अंडमान और निकोबार में सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी। नोट में आपका है, जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण वहां के लोग सुरक्षित हो गए थे, जो 2004 में अंडमान और निकोबार में सुनामी आई थी। अगला जो पॉइंट है, जानवर और उनके सोने की समय क्या होता है। तो छिपकली आपका एक सीजन सो जाती है, और वो कौन सा सीजन होता है? आपका विंटर सीजन होता है। ठीक है, जो छिपकली होती है वो विंटर सीजन में सो जाती है। और अगला आपका है गाय। गाय आपके दिन में 4 घंटे बस सोती है। सांप आपके 18 घंटे सोते हैं। जिराफ आपके 2 घंटे सोते हैं। और बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्लोथ के बारे में। स्लोथ की फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्लोथ यह भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। पेड़ पर लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, जब तक पत्तियां खत्म ना हो जाए। यह 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है। यह एक सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है। इससे आपके कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है आपका टाइगर यानी कि बाघ। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछ उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बाघ पत्तियों की आवाज और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर को महसूस कर सकता है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाजें निकालता है। इसकी दहाड़ की आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका जानवर खतरे में। तो चीता बहुत सतर्क जानवर है, लेकिन फिर भी खतरे में है। तो जानवरों को क्यों मारा जाता है, उनके कारण क्या है? हाथी को आपके दांत के लिए मारा जा रहा है। गेंडा को उसके सींग के लिए। चीता, मगरमच्छ और सांप को स्किन यानी उसके त्वचा के लिए। और मृग को कस्तूरी और यानी उसके खुशबू के लिए। अगला इंपॉर्टेंट नोट है आपका, कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान भरतपुर में केवलादेव घाना अभयारण्य इत्यादि। आप ये फिगर भी देख सकते हैं केवलादेव घाना नेशनल पार्क का। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका रिजर्व टाइगर का नेशनल पार्क है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, कहानी सपेरों की। तो इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो है, नाग गुम्फन क्या है? तो इसका सही जवाब है, एक प्रकार के डिजाइन। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में, भारत के दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप कौन कौन से हैं? तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग, दूसरा है क्रेत, तीसरा है दुबैया और चौथा है अफाई। तो सांप के कितने दांत होते हैं, अगला प्रश्न है। तो सांप के 2 दांत होते हैं। सांप के 2 ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, चखने से पचने तक।
तो इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पेट का तापमान कितना होता है। तो हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस क्या कहलाता है, तो वो अम्लीय एसिड कहलाता है। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग बहुत गरीब है। आत्रेयपुरम गांव कहाँ पर है? आत्रेयपुरम गांव आपके आंध्र प्रदेश में। अब ये कुछ खाने की चीज़ लिखा है, और अगर पेट में अगर उसको रखा जाता है तो कितने देर में पचता है, और अगर गिलास के पाचक रस में रखा जाता है तो कितने देर पचता है, ये इसकी टेबल है। अगर कच्चा दूध पेट में आपका 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है, वही गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 45 मिनट लगता है। उबला हुआ दूध 2 घंटे में पच जाता है आपके पेट में, जबकि गिलास के पाचक रस में आपके 4 घंटे 15 मिनट। उसी तरह पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पच जाता है, और गिलास के पाचक रस में आपके 8 घंटे लगता है। कम उबला हुआ अंडा आपके 3 घंटे में पचता है, वही आपके गिलास के पाचक रस में 6 घंटे 30 मिनट में पचता है। कच्चा फेंटा हुआ अंडा आपके 2 घंटे में पच जाता है, वही गिलास के पाचक रस में 4 घंटे 15 मिनट लेता है। कच्चा अंडा आपका 1 घंटे 30 मिनट में पच जाता है, वही गिलास के पाचक रस में 4 घंटे लगते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है, खाए आम 12 महीने। इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, कांच के डब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है, नमी दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो। चीज़ें सुरक्षित रखने के लिए घरेलू उपाय है, इससे हम जो चीज़ है उससे कुछ दिन तक आराम से सही रख सकते हैं। जैसे दूध को उबालकर हम लोग 1-2 दिन तक रख सकते हैं। पके चावल को कटोरे में रखकर या कटोरे को पानी में रखकर, हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर, प्याज या अदरक को सूखे या खुले स्थान पर रखकर। अगला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 5, बीज और बीज। इससे जो इम्पोर्टेंट आपका है, पहला ही है शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वो भी कितनी चतुराई से। तो इस तरह से आप निपेंथिस अपना भोजन बनाता है। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, वेल्को की खोज किसने की? तो वेल्को की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में की थी। तो वेल्को किससे बना? तो बीजों के छोटे छोटे हुक से। आप देख भी सकते हैं, ये ऐसा होता है आपका। साउथ अफ्रीका से आए बीज कौन कौन से हैं? तो साउथ अफ्रीका से आए बीज हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद है। यूरोप से आए बीज कौन कौन से हैं? तो बंद गोभी, मटर आपके यूरोप से आए हैं। अफ्रीका से आए बीज कौन से है? भिंडी और कॉफी बीन से। और सोयाबीन कहाँ से आया है? तो चीन से आया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। तो चैप्टर 6 का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है घड़सीसर। यह 9 तालाबों का एक समूह था, जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था। जब एक तालाब भर जाता था तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता, उसके बाद तीसरे में। इस तरह 9 तालाब भर जाते। ये 9 तालाब आपस में जुड़े थे। अब इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है, बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? तो इसका उत्तर है आपका उत्तराखंड में मनाते हैं। अगला आपका प्रश्न है, कुएं सूख जाने के क्या कारण है?
तो मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना इत्यादि आपके कुएं सूख जाने के कारण है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जोधपुर की कहानी। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया। अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है अल-बुरूनी कौन थे। तो अल-बुरूनी आपके उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। इम्पोर्टेंट आपका नोट है, इन्होंने भारत के तालाबों और आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी तस्वीर डाक टिकट पर 1973 में छपी थी। आप ये जो डाक टिकट छपी थी आप उसका फिगर भी देख सकते हैं। और ये अल-बुरूनी है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है पानी का प्रयोग। समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? समुद्र और सागर का पानी नमकीन या खरा होता है। मृत सागर का पानी कितना खरा है? लगभग 300 ग्राम नमक पर लीटर। डांडी यात्रा का संबंध है नमक से। अगला प्रश्न है डांडी यात्रा कहाँ तक हुई थी? तो अहमदाबाद से डांडी तक। डांडी कहाँ पर है? तो डांडी आपका गुजरात में है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 मच्छरों की दावत। मलेरिया की दवाई किससे बनती है? मलेरिया की दवाई आपकी सिंकोना पेड़ की छाल से बनती है। आयरन किससे मिलता है? आयरन गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि से मिलता है। मलेरिया का क्या कारण है? मलेरिया प्लेस्मोडियम के कारण मलेरिया आपका होता है। मलेरिया का मच्छर कौन सा होता है? एनाफिलीज मादा मच्छर जो कि भूरे रंग की होती है मलेरिया मच्छर के रूप में जानी जाती है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे। अगला आपका क्वेश्चन है मच्छर के पेट में किसने झांका? तो मच्छर के पेट में रोनाल्ड रोस ने झांका। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि आप मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया से कैसे सावधान रह सकते हैं। तो आपको आसपास पानी इकट्ठा या जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते इन्हें सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। इन सब का उपाय कर कर आप मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकते हैं। तो मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलिस से आपका मलेरिया होता है। आप ये फिगर में देख सकते हैं मलेरिया की जांच हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर आपका जांच कर रहे हैं और माइक्रोस्कोप से खून की जांच की जाती है और इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लीडर के गुण। पहला आपका पॉइंट है दूसरों के सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उससे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी? तो उन्होंने 4000 मीटर ऊंचाई 12 साल की आयु में ही चढ़ ली थी। बछेंद्री पाल कहाँ से है? बछेंद्री पाल गढ़वाल के नकुरी गांव से है। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? तो बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतह की 23 मई 1984 को 1:07 दिन में। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? तो नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। बछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रही? तो वो 43 मिनट एवरेस्ट पर रही। और ये जो चैप्टर आपका लिया गया है वो संगीता अरोड़ा की डायरी से ली गई है। तो संगीता अरोड़ा कौन है? वो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक है। आप उनका फिगर भी देख सकते हैं। अगला चैप्टर है
चैप्टर 10 बोलती इमारतें, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था इसलिए इस चैप्टर को छोड़ दिया गया। अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, सुनीता अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती है? तो गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण आपके अंतरिक्ष में सभी चीजें तैरने लगती है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। इन्होंने 1969 में चांद पर कदम रखा। आप नील आर्मस्ट्रांग का फिगर भी देख सकते हैं यहाँ पर। सुनीता विलियम कौन थी? सुनीता विलियम हेलीकॉप्टर पायलट थी। सुनीता विलियम क्या बनना चाहती थी? तो वो गोताखोर बनना चाहती थी। लेसन 12 का नाम है खत्म हो जाए तो। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो है, इसमें आपकी रेट यानी कीमत दिया गया है कि 2002 में, 2007 में और 2014 में आपका पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे। आप देख सकते हैं 2002 में आपके 29 रुपया .91 पैसा आपका था पेट्रोल और 18.91 आपका था डीजल। उसी तरह 2007 में आपका 43.52 आपका था पेट्रोल का प्राइस था और डीजल 30.48 रुपीज 48 रुपीज आपका था डीजल। और आपका 2014 में आपका 67.86 पैसे थे और डीजल आपका था 58.97 रुपीज आपका पेट्रोल था। लेकिन इस समय आप अगर 2021 की बात करेंगे तो पेट्रोल आपका हो गया है 110 रुपया और वही डीजल आपका है 108 रुपया है। तो देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत आपकी दिन पे दिन कितनी बढ़ती जा रही है। अगला चैप्टर है हमारा पार्ट 13, बसेरा ऊंचाई पर। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो है सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई। दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है? तो 1400 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन राज्यों से गुजरना पड़ता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। अगला जो हमारा प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान कहलाता है तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो लद्दाख में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। लद्दाख की विशेषता या पहचान क्या है? तो लद्दाख बर्फ से ढके पहाड़ है, वहाँ पर ठंडा रेत है, पेड़ों की कमी है, समतल और सूखे रेगिस्तान है। नोट में है लद्दाख में बारिश बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं? तो ठंड से बचने के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग है? तो वो पशुओं के लिए यूज किया जाता है। लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में किया जाता है? लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि सुखाने के लिए किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चांगथांग कितनी ऊंचाई पर है? तो वो 5000 मीटर ऊंचाई पर है। नोट में है यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है और ना कोई मैकेनिक मिल पाएंगे। चांगपा प्रजाति में कितने लोग होते हैं? तो चांगपा प्रजाति में 5000 लोग होते हैं। चांगपा कौन से पशु पालते हैं? तो भेड़ और बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरी से हमें क्या मिलता है? तो दूध, मांस, खाल और ऊन मिलता है। नोट में है आपका, भेड़ बकरियां ही चांगपा लोगों की पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां, वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। चांगपा लोग घुमंतू होते हैं। ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट रेबो कहलाते हैं। हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पे खास निशान लगाते हैं। रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। अगला जो प्रश्न है, पत्थरों और चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा क्या कहते हैं? तो उसको लेखा कहा जाता है। अगला है, पश्मीना शॉल किससे बनता है? तो पश्मीना शॉल भेड़ बकरियों के बालों से बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पश्मीना शॉल से आपके इंपॉर्टेंस जो नोट बनते हैं, पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है परंतु मोटा नहीं होता। चांगथांग
का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री चला जाता है। पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 2050 घंटे लगते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, पॉइंट है श्रीनगर के घर। हाउस बोट यह 80 फुट लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। अगला है डोंगा। बोट की तरफ बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील या झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे भी होते हैं। नोट में है, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। तो आप यहाँ पर हाउस बोट और डोंगा यह है और आपका ये बेकरी की दुकान है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जब धरती कांपी। तो इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो यह 26 जनवरी 2001 में आया था। कच्छ कहाँ है? तो यह गुजरात में। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये जो कहानी लिखा है वो कहानी आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, ने लिखा है। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है स्टेथोस्कोप। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम। इससे जो प्रश्न बनता है, नारायण जी कौन थे? तो गांधी जी के दोस्त, महादेव के बेटे जो 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी और नारायण जी के साथ गांधी जी तथा नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए। अगला आपका प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर कहाँ से थे? तो भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरागांव से थे। और ये जो चैप्टर लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? ये कहानी स्टेलन की इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट्री से ली गई है। चैप्टर 17 है आपका फांद ली दीवार। इससे जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम और अफसाना मसूरी कहाँ से है? तो वह मुंबई से है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो वह मुंबई में है। सोलापुर कहाँ पर है? तो सोलापुर आपका मुंबई में है। इंपॉर्टेंट जो नोट्स है, यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। इस ग्राउंड का नाम आपके कोच मुस्तफा खान के नाम पर रखा गया था। अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, जाए तो जाए का। इससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ना ही अभी तक सीटेट से कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर 19, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो इससे जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है, वानगाम कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। पुराने समय में बीजों को कैसे भंडारण करते थे? तो इसका उत्तर है, अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ा से बचाने के लिए करते थे। अगला आपका क्वेश्चन है, ऊंधियू क्या है? तो गुजरात की एक डिश यानी कि पकवान या सब्जी जिससे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इससे बाजरे की रोटी, मक्खन और दही के साथ खाते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स बनता है, उन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। अगला आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, किसके जंगल। तो इससे जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं, कुडुक क्या है? तो कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समूह है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उस जंगल तथा वहां पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है। उनको जबरदस्ती वहां से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहां की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन जमीन का क्या अर्थ है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक दिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सके उतनी जमीन एक दिन जमीन कहलाती है। अगला आपका क्वेश्चन है, सूर्यमणि कौन थी? तो सूर्यमणि आपकी झारखंड की एक समाज सेवी है।
झूम खेती क्या कहलाता है? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके सीटेट में, यूपी टेट में और भी अदर टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ या घास उग जाती है उससे उखाड़ते नहीं बल्कि काटकर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं है बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती आपकी मिजोरम में होती है। मिजोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मिजोरम की प्रमुख फसल आपकी चावल है। अगला आपका चैप्टर नंबर 21, किसकी झलक किसकी छाप। तो ग्रेगर मेंडल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। नोट्स है, इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। ग्रेगर मेंडल का आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला और इस सीरीज का आपका लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 22, फिर चला काफिला। दशहरा कब आता है? दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। नोट है आपका, गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली क्या है? तो मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, स्पर्श और टेस्ट की संवेदना बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफी पीछे यानी 360 डिग्री तक घुमा सकता है। पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।